शुरू में हम एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन क्या है और ये जो पीरियोडिक टेबल आपके सामने है ये किस तरह से बना। व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स? एलिमेंट्स की स्टडी को इजी करने के लिए इन एलिमेंट्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में अरेंज किया गया। जो एलिमेंट्स सिमिलर थे उनको एक साथ रखा गया और उनको डिफ्रेंशिएट किया गया फ्रॉम दोज एलिमेंट्स व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम दीज एलिमेंट्स। तो इस तरह से एलिमेंट्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में अरेंज करना और सिमिलर एलिमेंट्स को एक साथ रखना, इसे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। तो डिफाइन कैसे करते हैं? द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in groups and subgroups with similar elements placed in the same groups is known as classification of elements. With similar elements placed in the same group is classification of elements. What is the purpose of classification? हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों करते हैं? ताकि इनकी स्टडी ईजियर बनाई जा सके। जब एक जैसे प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक साथ होंगे उन सबको स्टडी करना ज़्यादा ईजी होगा। सो पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन इज टू मेक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स ईजियर। हम एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुई अल-राज़ी के टाइम से हम इसे रिपोर्ट करते हैं। सो अल-राज़ी की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इनिशियली मुस्लिम केमिस्ट ज़्यादा इंटरेस्टेड थे गोल्ड बनाने में, तो वहाँ से फिर एलिमेंट्स में उनका इंटरेस्ट बढ़ा, वही से क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुई है। डोब्राइनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स। डोब्राइनर ने, जो कि एक जर्मन केमिस्ट था, उन्होंने 1829 में एलिमेंट्स तीन तीन के ग्रुप में अरेंज किए। एलिमेंट्स को उन्होंने इस तरह से अरेंज किया कि तीन तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया। देखिए एक तीन एलिमेंट्स का ग्रुप है, लिथियम सोडियम पोटेशियम। फिर तीन एलिमेंट्स का ये ग्रुप बनाया, फिर ये तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। उन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए, हर ग्रुप को नाम दिया ट्राइड का। इट इज अ ट्राइड, इट इज अ ट्राइड, इट इज अ ट्राइड। सो डोब्राइनर अरेंज्ड एलिमेंट्स इन ग्रुप्स ऑफ 3। एक सेकंड उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी? ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो मिडल एलिमेंट होगा, मिडल एलिमेंट लाइक फर्स्ट ट्राइड में मिडल एलिमेंट सोडियम है, सेकंड में मिडल एलिमेंट स्ट्रोंशियम है या ब्रोमीन है। तो जो मिडल एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास बाकी दोनों के एवरेज के इक्वल होगा। आप लिथियम के मास का यानी एटॉमिक वेट का और पोटेशियम के एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट का एवरेज निकाल लें, इन दोनों का जो एवरेज आएगा वो सोडियम के एटॉमिक मास के इक्वल होगा। देखिए किस तरह से, लिथियम का 6.9 है यानी 7 है, पोटेशियम का 39.1 है, तो 7 + 39, दो वैल्यूज है, 2 से डिवाइड कर लें, आंसर आ जाएगा 46। ठीक है, 46/2 23, 23 ये 23 आ रहा है। आपने लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक वेट्स का एवरेज निकाला, जो आंसर आ रहा है वो सोडियम का एटॉमिक वेट है। इसी तरह कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम में आप कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक वेट्स का, इसका और इसका एवरेज निकाल लें, जो एवरेज का आंसर आएगा वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो डोब्राइनर ने एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप्स में अरेंज किया, उन्हें ट्राइड्स का, और ये देखा
कि हर मिडल एलिमेंट का एटॉमिक वेट बाकी दो एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स के एवरेज के इक्वल हैं. सो डू ब्राइनर ही arranged elements in groups of three called triads and observed observation क्या थी and observed that atomic weight of middle element that atomic weight of the middle element is the average of atomic weight of the other two elements नेक्स्ट नाम आता है न्यूलैंड का, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. न्यूलैंड एक इंग्लिश केमिस्ट था, इंग्लिश केमिस्ट जिन्होंने 1864 में एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के लिहाज से अरेंज किया. एंड जिसका एटॉमिक वेट कम तो उसे पहले रखा, जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा उसको बाद में रखा. लाइक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है. इस तरह से इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के लिहाज से अरेंज किया और ये देखा कि हर पहले और हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम आती है. लाइक हाइड्रोजन के लिए 8वां एलिमेंट क्या होगा, ये देखिए हाइड्रोजन है, इसके लिए 8वां एलिमेंट क्या होगा, ये फर्स्ट है, तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट. तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज फ्लोरीन की तरह होंगी, फ्लोरीन के साथ सिमिलर. इसी तरह से अगर आप देखते हैं लिथियम, लिथियम के लिए 8वां एलिमेंट क्या होगा, सोडियम 8वां एलिमेंट होगा. कैसे 8वां एलिमेंट सोडियम होगा, आप देखिए लिथियम अगर पहला एलिमेंट है तो बेरिलियम नंबर 2, बोरॉन 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 7, सोडियम 8. तो लिथियम की प्रॉपर्टीज सोडियम से मिलती जुलती है. बेरिलियम की प्रॉपर्टीज 8वें एलिमेंट यानी मैग्नीशियम से मिलती जुलती हैं. बोरॉन की प्रॉपर्टीज 8वें एलिमेंट एल्यूमिनियम से मिलती जुलती हैं. तो उसने आपने 2 पॉइंट्स क्या याद रखने के, न्यूलैंड अरेंज्ड एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स एंड ऑब्जर्व्ड the properties of every first element are similar to those of every eighth element. बस दो ही स्टेटमेंट्स आपने याद रखने हैं कि ही arranged elements in the increasing order of atomic weights and observed, क्या ऑब्जर्व किया, that properties of every first element are similar to those of every eighth element, to those of eighth element. हर फर्स्ट की प्रॉपर्टीज हर एट से मिलती जुलती. देखिए हाइड्रोजन के लिए 8वां एलिमेंट फ्लोरीन है, लिथियम के लिए 8वां एलिमेंट सोडियम है, सोडियम के लिए 8वां एलिमेंट पोटाशियम होगा, बेरिलियम के लिए 8वां एलिमेंट मैग्नीशियम है. तो हर फर्स्ट और हर एट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम आ रही थी. मेजर कंट्रीब्यूशन उसके बाद एक रशियन केमिस्ट की है, रशियन केमिस्ट, नाम क्या है, मेंडलीफ. उन्होंने 1871 में एक पीरियोडिक लॉ डिफाइन किया. उसने ये बात डिफाइन की कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है. एटॉमिक मास के चेंज होने के साथ
एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज चेंज होती जाती है। तो मेंडलीव्स फेमस पीरियोडिक लॉ की स्टेटमेंट आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक मासेस। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन atomic masses and they change with the change in atomic mass, and they change with a change in atomic mass। तो लिहाजा मेंडलीफ ने क्या किया, उन्होंने अगेन एटॉमिक मास यानी एटॉमिक वेट के लिहाज से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। जिसका एटॉमिक वेट कम था उसको पहले रखा, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट। और उन्होंने ये देखा कि सिमिलर एलिमेंट्स बार बार रिपीट होते हैं। तो जो मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाया तो ये आपके सामने है। इस पीरियोडिक टेबल में आप देख लिए ग्रुप 1 है, फिर 2, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7। ग्रुप 8A जो कि नोबल गैसेस हैं वो मौजूद नहीं है। ग्रुप 8 में कुछ और एलिमेंट्स जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स अक्सर नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीफ में मौजूद नहीं थी। आपकी बुक में भी मेंशन किया हुआ है। नोबल गैसेस हैं, वो नोबल गैसेस यहाँ पर मौजूद हैं। ग्रुप 8A में उनको नहीं रखा है, ठीक है। तो बाद में मोज़ले ने जब टेबल बनाया उसने इन नोबल गैसेस को याद से पिक करके ग्रुप 8A में रखा। तो ये था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इस टेबल में क्या क्या प्रॉब्लम्स थे और उसके क्या एडवांटेजेस थे वो भी हम देखते हैं। सो मेंडलीव ने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के लिहाज से क्लासिफाई किया। सो ही क्लासिफाइड, ही अरेंज्ड elements in the increasing order of atomic weights। या atomic masses। and observe that similar elements are repeated, similar elements are repeated at regular intervals ये पॉइंट आगे डिस्कस होगा। सिमिलर एलिमेंट्स क्यों बार बार रिपीट हो रहे हैं और वो रेगुलर इंटरवल्स क्या है। अब मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के दो एडवांटेजेस देखें। एक, उन्होंने कुछ नए एलिमेंट्स प्रिडिक्ट किए। फॉर एग्जांपल ग्रुप 4A, इसमें कार्बन है, फिर सिलिकॉन है, फिर टिन मौजूद था, फिर लेड मौजूद था। यहाँ पर एक वैकेंट स्पेस आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक और एलिमेंट आएगा जिसकी फला फला प्रॉपर्टीज होंगी। उसने कुछ वैकेंट स्पेसिस छोड़े और उन वैकेंट स्पेसिस में जो एलिमेंट्स ने बाद में आना था, डिस्कवर होना था, उनकी प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट की। बाद में देखा गया कि एक एलिमेंट है जर्मेनियम जो इस वैकेंट स्पेस को फिल करता है और इसकी प्रॉपर्टीज पहले से मेंडलीफ ने प्रिडिक्ट कर रखी थी। तो मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ वैकेंट स्पेसिस जोड़े और उन स्पेसिस को जिन एलिमेंट्स ने बाद में फिल करना था उनकी प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट की। बाद में वैसा ही हुआ बिल्कुल कि उस तरह के एलिमेंट्स डिस्कवर हुए जिन्होंने उन वैकेंट स्पेसिस को फिल किया। सेकंड, मेंडलीफ ने कुछ एटॉमिक मासेस को करेक्ट किया। वो कैसे करेक्ट किया? वो इस तरह से, अब इस टेबल में देखें, इस टेबल में बेरिलियम कहाँ पर मौजूद है? बेरिलियम ये है ग्रुप 2 में। उस वक्त बेरिलियम का
एटॉमिक मास कंसिडर किया जाता था 13, बेरिलियम का एटॉमिक मास 13 कंसिडर किया जाता था। तो अगर इसका एटॉमिक मास 13 था तो इसे कहाँ पर रखना चाहिए था? इसे रखना चाहिए था कार्बन के बाद, या कार्बन का मास 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, तो 12 और 14 के दरमियान 13 आना चाहिए था। मगर बेरिलियम, मेंडलीफ ने ये देखा कि बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़ इन एलिमेंट्स के साथ मैच नहीं करती। इसकी प्रॉपर्टीज़ जो मैच करती है वो किन एलिमेंट्स के साथ मैच करती है? उन्होंने कहा कि इसकी प्रॉपर्टीज़ इन एलिमेंट्स से मैच करती है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, स्ट्रोंशियम, इनके साथ इनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के बिना पर उसने बेरिलियम को कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान रखने की बजाय इस बेरिलियम को मैग्नीशियम के साथ रखा, बेरिलियम को मैग्नीशियम के साथ रखा, मैग्नीशियम के ऊपर बेरिलियम रखा। हालांकि एटॉमिक मास उस वक्त क्या सोच रहे थे? वो 13 सोच रहे थे। बाद में ये बात देखी गई, ये बात गौर से सुने, बाद में ये बात देखी गई कि बेरिलियम का एटॉमिक मास 13 नहीं था, इसका एटॉमिक मास कितना था? 9 था, 9। और इसका एटॉमिक मास जब 9 सामने आया तो उन्होंने कहा कि यस, जो बेरिलियम की प्लेसमेंट मेंडलीफ ने रखी थी वो ज़्यादा करेक्ट थी, इसलिए कि इसकी प्रॉपर्टीज ही मैच कर रही थी। लिथियम का मास आप देख लें 7 है, ठीक है, वो जो मैंने मास बताया था 3, वो एटॉमिक नंबर था 3, तो ये 7 है, 7 के बाद 9 आ सकता है, 9 के बाद 10 बोरॉन का एटॉमिक मास। तो लिहाजा बेरिलियम की प्लेसमेंट बिल्कुल ठीक थी, मेंडलीफ ने इसे सही रखा था। इस तरह से ना सिर्फ इसकी प्लेसमेंट को जस्टिफाई किया गया बल्कि इसका एटॉमिक मास जो कि 13 पहले था वो करेक्ट करके 9 कंसिडर किया गया। तो सिर्फ बहुत सारे एटॉमिक मासेस करेक्ट हुए। ये पॉइंट दोबारा सुन ले कि बेरिलियम का एटॉमिक मास वो कंसिडर करते थे 13, तो 13 की बुनियाद पर इसे कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान रखना चाहिए था, मगर उसने वहाँ पर नहीं रखा, वह ये मैच नहीं कर रहा था, प्रॉपर्टीज़ इसकी उन एलिमेंट्स की तरह नहीं थी, इसकी प्रॉपर्टीज़ मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ सिमिलर आ रही थी। तो उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर बेरिलियम को मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ रखा। बाद में देखा गया कि इसकी ये प्लेसमेंट बिल्कुल ठीक थी, इसका एटॉमिक मास 13 नहीं था, 9 था, 9 जस्टिफाइज इट्स प्लेसमेंट इन दिस पोजिशन। ये दो इसके एडवांटेजेस थे। अब मेंडलीज पीरियोडिक टेबल के डिसएडवांटेजेस या डिफेक्ट्स। नंबर 1, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट क्लियर। हाइड्रोजन की पोजीशन क्लियर नहीं थी कि हाइड्रोजन को कहाँ पर रखना है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज ग्रुप 1A के साथ भी सिमिलर है, ग्रुप 7A के साथ भी सिमिलर है, ग्रुप 4A के साथ भी इसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर आती है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, तो इसकी पोजीशन क्लियर नहीं थी। सेकेंड, क्योंकि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पर बेस था तो इससे हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कोई आइडिया नहीं मिलता। इट गिव्स no idea about structure of atom because it is based on atomic mass, because it is based on atomic mass। कुछ एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बॉटम में हैं, उन्हें लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स कहते हैं। इनकी सारी डिस्क्रिप्शन हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यानी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इनकी पोजीशन क्लियर नहीं थी। ये एलिमेंट्स कौन सी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे। नंबर 4, कुछ एलिमेंट्स की पोजीशंस इरेगुलर थी, लाइक उन्होंने आर्गॉन पोटेशियम से पहले रखा। आर्गॉन का मास नंबर 18 है, पोटेशियम का 19 है, ठीक है, तो आर्गॉन को पोटेशियम से पहले रखा। ये एटॉमिक नंबर मैंने मेंशन किए, 18, 19, जबकि पोटेशियम का मास नंबर क्या है? मास नंबर 39, आर्गॉन का 40। तो उसने पोटेशियम जो है वो देखिए
किस तरह से रखा है इस टेबल में देख लेते हैं। लेट्स सी वेयर इज पोटाशियम एंड वेयर इज आर्गॉन। ये देखिए आर्गॉन विद मास 40, पोटाशियम विद मास 39। तो आर्गॉन जिसका मास 40 उसको पहले रखा है, पोटाशियम 39 उसको बाद में रखा है। जबकि अगर आप एटॉमिक नंबर के लिहाज से देखें, एटॉमिक नंबर के लिहाज से कौन पहले आएगा? आर्गॉन पहले आएगा। आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 है, पोटाशियम का 19 है। तो जब आप एटॉमिक नंबर के लिहाज से रखेंगे फिर पोजीशन सही आएगी, और मास नंबर के लिहाज से अगर आप पोटाशियम पहले रखेंगे 39, आर्गॉन बाद में, फिर पोजीशन गलत आएंगी। तो जो अगर आप एटॉमिक मास के लिहाज से पोटाशियम और आर्गॉन को प्लेस करेंगे एटॉमिक मास के लिहाज से, तो पहले पोटाशियम आएगा फिर आर्गॉन आएगा। आप एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज कर ले तो पहले आर्गॉन आएगा फिर पोटाशियम आएगा। लिहाजा इनकी पोजीशंस ठीक नहीं थी या डिबेटेबल थी मेंडलीव टेबल में। जबकि मॉडर्न पीरियड टेबल में जब इनको एटॉमिक नंबर के लिहाज से क्लासिफाई किया उसमें इनकी पोजीशन सही आ रही हैं। जो मैं वैल्यूज़ नीचे लिख रहा हूँ ये एटॉमिक नंबर है, जो वैल्यूज़ ऊपर लिख रहा हूँ ये मास नंबर है या एटॉमिक मास है। चलिए, तो अगर आप एटॉमिक नंबर के लिहाज से देखिए आर्गॉन पहले आएगा पोटाशियम बाद में। आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18, पोटाशियम का 19। आप मास नंबर के लिहाज से लिखिए तो 39, पोटाशियम पहले आएगा आर्गॉन बाद में। यही प्रॉब्लम कोबाल्ट निकल के बारे में थी, यही प्रॉब्लम टेलोरियम और आयोडीन की थी। कोबाल्ट प्रीसीड्स निकल, टेलोरियम प्रीसीड्स आयोडीन इन दिस टेबल, जबकि निकल पहले कोबाल्ट बाद में, आयोडीन पहले टेलोरियम बाद में होगा। Position of isotopes was not clear. आइसोटोप्स की पोजीशन क्लियर नहीं थी। आइसोटोप्स क्या एक ही एलिमेंट्स के वो एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर्स डिफरेंट, उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। लाइक हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, तीनों के एटॉमिक नंबर्स 1, तीनों के मास नंबर्स डिफरेंट हैं, मास नंबर 1, मास नंबर 2, मास नंबर 3। तो किस आइसोटोप को कहाँ पर रखना ये बात क्लियर नहीं थी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तमाम आइसोटोप्स को एक ही जगह रखा, इस कंफ्यूजन को इस तरह से रिमूव किया गया। इसी तरह से डिसिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड टुगेदर। देखिए सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, इन्हें कहते हैं क्वाइनेज मेटल्स। सिल्वर, कॉपर, गोल्ड इन्हें कहते हैं क्वाइनेज मेटल्स। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम इनके साथ रखे थे, जबकि वो अल्कली मेटल्स हैं। ये सारे के सारे मेटल्स हैं, मगर सिल्वर, कॉपर, गोल्ड क्वाइनेज मेटल्स है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम में कौन से मेटल्स हैं? ये अल्कली मेटल्स हैं। इनको एक साथ रखा था, मगर मॉडर्न टेबल में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम अगर अलग से ग्रुप में, सिल्वर, कॉपर और जो है गोल्ड ये अलग से ग्रुप में है। इसी तरह जिंक, कैडमियम, मरकरी इनको पहले ग्रुप 2A के एलिमेंट्स के साथ रखा था। लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के साथ रखा था, जो कि गलत प्लेसमेंट थी। बाद में क्या किया गया, इनको ग्रुप 2A का नाम दिया गया, इनको ग्रुप 2B का नाम दिया गया। बाद में इनकी प्लेसमेंट सही की गई। तो कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स एक साथ रखे थे। लास्ट डिसएडवांटेज ये है कि कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी एक्सप्लेन नहीं कर सका मेंडलीव। मेंडलीव कुड नॉट एक्सप्लेन कि व्हाई सिमिलर एलिमेंट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ये कॉज वो एक्सप्लेन नहीं कर सका, जो कि मॉडर्न टेबल में एक्सप्लेन हो जाता है। ही कुड नॉट explain why similar elements were repeated at regular intervals. हमारे नेक्स्ट लेक्चर में केमिस्ट्री के हम मोज़ले's लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे।
जो मेंडलीव के टेबल के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस है वो एक बार आप देख लीजिए। ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। मेंडलीव ने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज किया, जिसका एटॉमिक मास कम तो उसे पहले रखा, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा तो उसको बाद में रखा। तो जो इसके एडवांटेजेस थे वो ये थे, आपने हेडिंग्स ही याद रखनी है, ठीक है। कुछ नए एलिमेंट्स प्रिडिक्ट किए गए जो बाद में डिस्कवर हुए, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस करेक्ट हुए। डिसएडवांटेज ये था नंबर 1, मेंडलीव के टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन क्लियर नहीं थी। मेंडलीव का टेबल एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं करता, इसलिए कि ये एटॉमिक मास पर बेस्ड है। मेंडलीव के टेबल में लैंटेनाइड्स और एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स की पोजीशंस क्लियर नहीं थी। इस टेबल में कुछ एलिमेंट्स की पोजीशंस कंफ्यूजिंग थी, डिबेटेबल थी, लाइक आर्गॉन, पोटाशियम, कोबाल्ट, निकल, टेलोरियम, आयोडीन की पोजीशंस गलत थी, जो कि बाद में मॉडर्न टेबल में सही किए गए। आइसोटोप्स की पोजीशन क्लियर नहीं थी कि कहाँ पर आइसोटोप्स को रखना है, और कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स एक साथ रखे गए थे, लाइक कॉइनेज मेटल्स के साथ अल्कली मेटल्स रखे गए थे। ग्रुप 2A और 2A एक साथ रखे गए थे, जो कि बाद में अलग किए गए। और ये टेबल एलिमेंट्स के बार बार रिपीट होने की वजह को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, जो कि मॉडर्न टेबल में एक्सप्लेन हो जाता है। तो ये था आज का फर्स्ट लेक्चर। ये लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड होगा, आप इसे देख सकते, आप इसे अपने कुलीग के साथ शेयर कर सकते हैं। बेशक वो इस अकेडमी में पढ़ते हो ना पढ़ते हो, देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल, सो इट शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल।